हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाने वाले हैं फॉर 9th क्लास। इट मे बी फॉर 10th क्लास ऑल्सो बिकॉज इट इज इंटेंसिव स्टडी अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब एटॉम का संरचना के बारे में बताएं। उसमें क्या है, नहीं है, उसमें कितना स्पेस एम्प्टी है, कितना स्पेस में कौन सा पार्टिकल्स है, किस तरह का साइज है, ये सब हम बताएंगे आपको। ठीक है। तो एटॉम, फर्स्ट एटॉम स्ट्रक्चर, इसलिए एटॉम। तो एटॉम को सबसे फर्स्ट जो डिफाइन किया उनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन जो थे एक साइंटिस्ट थे, फर्स्ट एटम को डिफाइन करने वाले वही थे। उन्होंने बोला कि एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड इट कैन नॉट डिविजिबल। एटॉम जैसे मान लिया जाए आपका घर बनता है, तो घर समझिए सबस्टेंस है, और उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, ईंट होता है, या ईंट से भी छोटा उसका सैंड होता है, उससे भी छोटा। तो इसी तरह से एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज है दैट इज एटम, और उसको इन्होंने बोल दिया कि ये डिविजिबल नहीं है। वो बहुत दिन तक चलते चला गया, डिविजिबल नहीं है, लोग समझते चले गए। फिर फर्दर एक साइंटिस्ट आए, इन्होंने बोला कि एटम इज इनडिविजिबल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर ठीक। ये फर्स्ट जे डाल्टन। दूसरे साइंटिस्ट आए उसके बाद कुछ दिन बाद, उनका नाम था रदरफोर्ड। नहीं, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था जे थॉमसन। एक्चुअली जे थॉमसन ही इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंट किए थे। तो इलेक्ट्रॉन का इन्वेंट कौन किया? जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने बताया कि एटॉम जो है डिविजिबल होता है, और उसके अंदर में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, उसके अंदर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। एटॉम एक स्फेरिकल साइज का होता है, और इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से फैले हुए इन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इसके बीच में एम्बेडेड है, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इसमें इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली and electrons embedded into it. तो इस तरह से, जैसे आप समझिए आप एक तारबूज खाते हैं, तो तारबूज का जो खाने वाला पार्ट, जैसे लाल वाला जो पार्ट हम लोग खाते हैं, समझिए कि तारबूज एक एटम है, और उसमें लाल वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसके जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंटल थॉट था वो बताया। उसके बाद उसमें एक भी चीज और बताया कि जैसे इसको प्लम पुडिंग मॉडल से भी बताया गया, कि जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, आप कोई केक बनाते हैं
तो केक में देखिए आप बीच बीच में कहीं कहीं आपको उसमें चेरी मिलता है, बाकी केक रहता है। तो चेरी इज द इलेक्ट्रॉन एंड केक, ओवरऑल केक मटेरियल इज प्रोटॉन, जस्ट लाइक प्रोटॉन। तो इस तरह से इन्होंने अपना ये बताया था। और एक चीज बोले थे कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है कि द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट इज in other words, we can also say that the total number of negative charge is equal to total number of the positive charge. That why the total number of electrons is equal to total number of protons. तो ये इन्होंने जे थॉमसन ने बताया। बट जे थॉमसन का भी मॉडल एप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि इन्होंने जो बताया ये सही से ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, प्रोटॉन्स कहां पे है। एक्चुअली जस्ट इसका जो है लोकेशन को इन्होंने आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि कहां पे एक्चुअली प्रोटॉन्स है, तो कहां पे है। ये तो बता दिया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये सही से बताया नहीं कि कहां किस जगह पे है, मतलब कोई लोकेशन बताया नहीं। तो इसको, इस लोकेशन को बताने के लिए फर्दर एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो काफी एटॉम के स्ट्रक्चर के डिस्क्राइब करने के लिए काफी यूजफुल साबित हुआ, इसलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। क्योंकि रदरफोर्ड एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे एटॉम्स के बारे में पूरा चीज बता दिए। मैक्सिमम नियर अबाउट 80 to 90% उन्होंने एटॉम्स के स्ट्रक्चर के बारे में सारा चीज बता दिया। कुछ पार्ट्स को उनका डिफेक्ट था, जिसको फर्दर एक नील्स बोर्स ठीक किए कि नहीं ये होना चाहिए। तो रदरफोर्ड क्या किए, रदरफोर्ड इनका नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग, अल्फा रे स्कैटरिंग experiment on thin gold foil, on thin gold, very thin gold foil पे क्या किए, ये अल्फा रे को स्कैटरिंग किए। तो जब अल्फा रे को स्कैटरिंग किए, अल्फा रे मतलब, अल्फा रे के बारे में आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए। अल्फा रे होता है हीलियम 2+ का रे, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, रे ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, रे ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो हीलियम 2+ कैसे बनता है ये भी बता देते हैं। यहाँ पे एक बाद में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है, जैसे पोलोनियम, पोलोनियम से अल्फा रे को निकाला जाता है। तो अल्फा रे रेडियो एक्टिव का डिसइंटीग्रेशन होने पे अल्फा रे वगैरह निकलता है। तो पोलोनियम से क्या होता है, अल्फा रे निकलता है। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए कि अल्फा रे जो है पॉजिटिवली चार्ज है, बस इतना ही जान लीजिए। और इसमें पॉजिटिवली चार्ज होता क्यों है, देखिए हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स का हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये क्या बच गया, हीलियम में 2 प्रोटॉन बच गया, दैट इज 1 प्रोटॉन पे चार्ज 1 होता है, तो हीलियम 2+। इसलिए ये ओनली प्रोटॉन ही बच गया, इसके इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, इसलिए ये प्रोटॉन बच गया, इसलिए हीलियम 2+, दैट इज द अल्फा रे। अल्फा रे के बारे में इतना बता दिए, इसे बाद में अभी पढ़ेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अल्फा रे का एक एक्सपेरिमेंट किया। इस तरह से एक मोलिब्डेनम पोलोनियम का सोर्स लिया, इसमें मतलब अल्फा रे निकालने के लिए सोर्स लिया। अल्फा रे इस तरह से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक स्लिट लगा दिया। स्लिट लगाने से क्या हुआ कि एक सिंगल सोर्स गया, और यहाँ पे क्या किया इन्होंने,
एक गोल्ड फॉइल दे दिया, गोल्ड फॉइल डाल के एक स्फीयर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना दिया। स्फेरिकल स्ट्रक्चर में ये ZNS का कोटिंग कर दिया, क्योंकि चमकने के लिए ऐसा काम किया कि जब अगर रे आएगा तो अगर क्या होता है, इसलिए इसमें चमकने के लिए ऐसा काम कर दिया। तो यहाँ पे जब इन्होंने रे को भेजा, अल्फा रे का सोर्स है ये सोर्स ऑफ अल्फा रे, ये गोल्ड फॉइल है। जब यहाँ पे भेजा तो इसमें क्या पाए ये कि इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना। ये पाए कि एक एटम है, यहाँ पे जो अल्फा रे निकलते गया, अल्फा रे जो निकल रहा था वो बहुत सारा रे जो है सब विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गया। यहाँ से जो थिन गोल्ड फॉइल से, दैट इज ये AU का एटम है, AU एटम, इसको थिन गोल्ड फॉइल इसलिए लिया गया कि AU एटम हमको चाहिए था। तो AU एटम मतलब गोल्ड का एटम, तो गोल्ड का एटम में जब हम अल्फा रे डाले तो बहुत सारे अल्फा रे विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए। ये सारे बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, सारे बहुत सारे डिफ्लेक्शन के पास, विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए। लेकिन कुछ जो अल्फा रे था वो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया, इस तरह से डेविएट हो गया। कुछ जो अल्फा रे था वो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गया ऐसे। तो स्मॉल एंगल्स देखिए, स्मॉल एंगल्स कैसे हुआ, ये इधर से आ रहा था, इधर से डिविएट हो गया, दैट इज द एंगल। इस तरह से एंगल मतलब एक्यूट एंगल, कम ही एंगल है ना, इसलिए इसको बोलेंगे स्मॉल एंगल। तो पहले क्या हुआ, कुछ जो अल्फा रे था वो स्मॉल एंगल से डेविएट होके चला गया। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या पाया उन्होंने, इसमें हम लिखते हैं ऐसा, इनका जो ऑब्जर्वेशन था ये काफी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन था, और इससे बहुत हम दूर तक चले गए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये क्या हुआ कि ये जो ऐसा था एटॉम, उसमें जब अल्फा रे गया तो बहुत सारा विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गया। इसको हम 1 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ जो रे है और डिफ्लेक्शन के साथ पास हो गया, स्मॉल डिफ्लेक्शन से पास हुआ, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया। कुछ रे, एक दूसरा नंबर इसको लेकर, ठीक है, कुछ रे वेरी फ्यू ऑफ देम, ये क्या हुआ, इस तरह से आ गया, वेरी फ्यू ऑफ देम जो है इस तरह से पास हो गया, मतलब स्मॉल नहीं, लार्ज एंगल। देखिए ये लार्ज एंगल कैसे, ऐसे आके ऐसे, ये एंगल कितना ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, और यहाँ पे क्या था, इस तरह से पास हुआ, मतलब एक्यूट एंगल। और यहाँ पे क्या हुआ था, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 3 टाइप का इसमें ऑब्जर्वेशन पाया गया, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने पाया कि विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गया, सेकेंड पाया कि हमको जो है कुछ एंगल से डेविएट होके चला गया, एंड थर्ड जो है द वेरी फ्यू, तीसरा जो है इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट में लिख सकते हैं कि तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेज passes without deflection, ठीक है। दूसरा में हम क्या पाए, दूसरा में पाया कि डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू, वेरी न ओनली फ्यू लिखो,
वेरी फ्यू ऑफ रेज जो है स्मॉल एंगल से डेविएट की। तीसरा हम पाए कि वेरी फ्यू ऑफ देम दैट इज 1 in 10,000, 10,000 में एक रे deflected through large angle। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन पाया गया। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से क्या मिला, क्या ये चीज हमको मेन बताना, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन से हमको ये मिला कि द एटम ऑफ द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिव पार्टिकल्स। क्यों पॉजिटिव पार्टिकल्स था? पहला ऑब्जर्वेशन हमको क्या मिला, इसमें हम 3 ऑब्जर्वेशन पाए। देखिए इस तरह से हमने 3 ऑब्जर्वेशन पाया, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन पाया कि हमने विदाउट डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि इसमें जो एटम्स है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर में बहुत सारा रे विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब ये मोस्ट ऑफ द स्पेसेस आर एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेसेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि कोई उसको टकराया ही नहीं तो डायरेक्ट पास कर गया। अगर मान लिया आपके रास्ते में कोई आ रहा है तो टकरा जाएंगे तो आप डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, लेकिन इसको तो कोई टकराने वाला मिले ही नहीं। लाइट, आप टॉर्च लाइट जलाया, कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो सीधा टॉर्च लाइट पास कर जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऑब्स्ट्रक्शन दे दीजिए तो वहीं से वो रुक जाएगा वहां। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसको नहीं मिला, इसीलिए ये थ्रू आउट चला गया विदाउट डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट जो रे था उससे हम क्या पाए कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, क्योंकि कोई उसको टकराने वाला मिला नहीं, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन पाए हम कि देखिए यहां पे चूंकि हीलियम हमने लिया था, हीलियम 2+। क्यों हीलियम 2+ लिया था? क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल जे थॉमसन को मॉडल को पढ़े उसमें देखे कि पॉजिटिव चार्ज है इसमें, तो पॉजिटिव चार्ज को लोकेट तो करना पड़ेगा ना कि वेयर इज पॉजिटिव चार्ज। वो तो बता दिए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसमें, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को लोकेट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक चालाकी कि अल्फा रे अगर ले लेते हैं, अगर अल्फा ले लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव को जरूर रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो हम तो यहाँ बता देंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा आगे में प्रॉब्लम है, इसलिए वो बता सकते हैं कि हाँ उस जगह पे प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है, ये रिपेल जब करेगा तब हम बताएंगे। तो ये जब अल्फा रे हम गया तो ये तो चूंकि यहां से रिपेल करके यहां जा रहा है, ये देखिए इस तरह से डेविएट करके जा रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है जो इसको अल्फा रे के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, और रिपेल करके चूंकि ये अपने मोशन में था इसीलिए ये डायरेक्ट रिपेल नहीं हुआ, ये थोड़ा ऐसे बेंड करके चला गया। मतलब अगर मान लिया जाए कोई चीज को आप इधर से धीरे धीरे ऐसे आ रहा है, अब थोड़ा सा इसको पुश करेंगे तो ऐसा थोड़ी चला जाएगा, ऐसा जाएगा, है ना। तो इसलिए इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है जो कि ये हमारा कुछ रेज को रिपेल करके भाग रहा है, और बाकी तो एम्प्टी स्पेस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेज को निकाला, इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ जगह में पॉजिटिव चार्ज है। ये भी बता दिया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ रेज को डिफ्लेक्ट किया स्मॉल एंगल से, इसका मतलब स्मॉल एटम में स्मॉल अमाउंट जगह में पॉजिटिव चार्ज है वहां पर। तो ये बताया, सेकेंड वन बताया कि द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर, क्योंकि सेंटर वाला जो रे है उसे वही तो डिफ्लेक्ट हुआ, इधर वाला रे तो पास कर चला गया। तो इसलिए ये एटम जो है
पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है। ठीक है, ये चीज बताया। ठीक है, तीसरा जो हम पाए, क्या तीसरा में ये पाए कि यहां से कुछ रे, मतलब एक दो रे जो है, एक रे बेंड करके आ गया, मतलब हाई स्मॉल एंगल नहीं, लार्ज एंगल। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई डेंस पार्टिकल है जो इसको टकराने से उसको बेंड कर दिया। तो थर्ड में हम बोलेंगे कि द डेंस पार्टिकल एट द सेंटर। अब वो डेंस पार्टिकल न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन ये तो ऑब्जर्वेशन में पता लग गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ डेंस पार्टिकल है जो उसको, जो अल्फा रे को था, वो अल्फा रे को लार्ज एंगल से डेविएट किया और वो बैक चला है। इसका मतलब इसे टकरा के कोई बैक होके आ गया। इससे ये पता लग गया कि यहाँ पे कोई डेंस पार्टिकल है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने बहुत सारे और भी दिए। तो ये तीन हम इससे पा गए। अब उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत लाइट वेट का है, तो इतना लाइट वेट का है, उसको हम लोग लाइट वेट को हम लोग कैसे निकालते हैं, मूलिकन ड्रॉपलेट मेथड वगैरह है, उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये, चूंकि ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत लाइट वेट का है, इसलिए इसको कोई रे को टकराया नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स आखिर है कहां पर? तो इलेक्ट्रॉन्स है जहां पे जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब अदर देन न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, जहां पे प्रोटॉन्स और डेंस पार्टिकल जो है और पॉजिटिव चार्ज है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको हम न्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सेंटर पे है। मतलब कोई भी, जैसे आप सेल्स में भी पढ़ते होंगे तो न्यूक्लियस देखते होंगे सेंटर में रहते हैं, तो उसी तरह से इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और एक और पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिसको अभी हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका तो हम अभी रिसर्च ही नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पे डेंस पार्टिकल है। तो ये और इलेक्ट्रॉन जो है इसका, ये जो एम्प्टी स्पेसेस है उसमें रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है प्रोटॉन के चारों ओर ऑन द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ द एटम। तो एटम्स के फोर्थ नंबर अगर हम बोलेंगे, इसमें तीन हम जान गए, इसमें अभी फोर्थ नंबर हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फोर्थ नंबर, द इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए जो मॉडल था उनका जे थॉमसन, ये एक्चुअली लोकेट कर दिए कि यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने लोकेट करके बताया नहीं, वो तो बता दिए थे कि इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्रोटॉन्स क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे इम्बेडेड है, लेकिन एक्चुअली है ऐसा नहीं। तो द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द nucleus in concentric path, concentric circular path। ठीक है, concentric circular path का मतलब the circle having same center, जैसे इस टाइप का, अगर ये है इसका भी सेंटर यही है, इसका भी सेंटर ये है। तो इन्होंने बताया कि प्रोटॉन और जो डेंस पार्टिकल है ये यहाँ पे है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड कंसेंट्रिक पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। कंसेंट्रिक पाथ मतलब सर्कुलर पाथ जो है, जो सेम सेंटर का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो और क्या बताया, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ द, ये थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर बताया कि चूंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, इसीलिए द साइज ऑफ एटम, द साइज ऑफ न्यूक्लियस
इज वेरी लेस, दैट इज वॉल्यूम, साइज और वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू एटम, क्योंकि इसका मोस्ट ऑफ स्पेस तो एम्प्टी है, कहीं पे थोड़ा सा जगह वही है, क्योंकि वो 2 ही 3 रे जो है उसमें डिफ्लेक्ट किया था स्मॉल एंगल से ना। तो इसका मतलब ये हो रहा था कि बहुत कम स्पेस में कोई डेंस पार्टिकल है जो कि वो वही मतलब क्या हुआ कि उससे डेविएट होकर के कुछ रे चला गया और कुछ बैक होके चला गया उससे टकरा करके। तो जो टकरा के चला गया बहुत फ्यू, वेरी लेस, दैट इज 1 in 10,000। मतलब ये हुआ कि 10,000 रे में एक रे भागा, एक रे ही डेविएट होके गया, बाकी सब पास होके चला गया। इसका मतलब इसका साइज भी बहुत छोटा होगा क्योंकि सब तो फ्री चला गया। तो इसका अगर साइज बोला जाए तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है साइज। ये होता है एटम का, ये न्यूक्लियस का, और 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है एटम का साइज। मतलब आप देख लीजिए कि 5 टाइम्स, मतलब अगर न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁸ और 10⁻13 में कितना अंतर है, मतलब काफी छोटा, मतलब 10⁵ टाइम्स अगर छोटा है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस छोटा है एटम से, ठीक है। तो ये बता दिया कि द साइज ऑफ और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो ठीक है, इसमें हम ये कर लिए पॉजिटिव चार्ज, ये सब मिल गया हमको 5 लॉ, इन्होंने जो अपना ऑब्जर्वेशन है उसमें 5 लॉ दे दी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर लिए कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। रदरफोर्ड ने पहला बोला, वो सब मालूम है, एम्प्टी स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ उसका इस पे है, न्यूक्लियस में है, ये सब हम बता दिए। रदरफोर्ड क्या क्या बोले, समराइज कर देते हैं। रदरफोर्ड पहला बोले कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस एम्प्टी है एटम का, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन यहाँ पर है, न्यूक्लियस में बहुत छोटा जगह में है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कितना पे है, जगह पे है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर पे है, और एटम का साइज अगर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। मतलब ये सोच लीजिए कि इसका साइज कितना है और इससे पता लग रहा है। तो आप इस जगह पे क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन नहीं बोलेंगे अभी, अगर बोलना है तो बोलिए, बाद में इन्वेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे है हैवी डेंस, जो पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रल चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, वो न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके कंसेंट्रिक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जो एम्प्टी स्पेसेस है कंसेंट्रिक पाथ में, ये कॉन्सेंट्रिक पाथ है, मतलब सेम साइज का। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स है। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो इतना दूर तक उन्होंने बोल दिया। और ये इलेक्ट्रॉन्स किस में घूम रहा है, कॉन्सेंट्रिक पाथ, जो एम्प्टी स्पेसेस है अदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, और अदर देन न्यूक्लियस के बाद जो साइज बच रहा है, एटम का जो जगह बच रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसके कंसेंट्रिक पाथ में घूम रहा है। मतलब हर अलग अलग सर्किल का अलग अलग रेडियाई हो जाएगा, इसका अलग रेडियाई, इसका अलग, लेकिन सेंटर विल बी सेम, सेंटर विल बी सेम फॉर ऑल द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये इनका मॉडल था, बहुत अच्छा, काफी हद तक इन्होंने बता दिया, एटम का साइज बता दिया, एटम का इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी बता दिया, वो तो बता दिया मूव कर रहा है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहाँ पर है, हैवी डेंस है, डेंस है मतलब इसका इलेक्ट्रॉन्स का मास चूंकि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत नेग्लिजिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स का मास, तो इसीलिए जो भी मास अगर एटम का है वो ड्यू टू न्यूक्लियस, द मास ऑफ एटम इज ओनली ड्यू टू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इसीलिए
ये जो कोई बोलते हैं ना कि एटम का मास किसके चलते है, तो एटम का मास उसके न्यूक्लियस के चलते है। जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जिसके चलते उसका मास होता है, नहीं तो उसका इलेक्ट्रॉन्स का मास से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो द मास ऑफ एटम इज ओनली ड्यू टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया। लेकिन इनका डिफेक्ट था, डिफेक्ट्स ये था कि इनको नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए, इसलिए मिला कि ये बहुत दूर तक पहुंच चुके थे, जो कोई कुछ नहीं किया उसको इन्होंने कर दिया, इसलिए इसको नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए था। तो इसको फर्दर जो है इनको इसमें डिफेक्ट क्या था, डिफेक्ट ये था, पहला देखिए डिफेक्ट था कि आप इलेक्ट्रॉन्स तो बता दिए कॉन्सेंट्रिक पाथ में है, लेकिन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, कहां पे घूम रहा है, ये कहां बताया, ये नहीं बताया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन कंसेंट्रिक पाथ, डिफरेंट कंसेंट्रिक पाथ, अगर एक कंसेंट्रिक पाथ में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ये मतलब पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाया कि कहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है और कहां पे घूम रहा है ये बताया, लेकिन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितनी दूर इलेक्ट्रॉन कितनी दूर से घूम रहा है, कितना दूर पे घूम रहा है, ये सब उन्होंने नहीं बताया। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का सही से वो लोकेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। और दूसरा डिफेक्ट ये था, पहला डिफेक्ट था कि द conclusion cannot define the actual position of electrons or number of electrons revolving around the nucleus, ठीक है, ये पहला इनका डिफेक्ट था। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट था, दूसरा ये डिफेक्ट था कि इन्होंने क्या बोला कि हाई वेलोसिटी से घूम रहा है एक पॉजिटिव चार्ज के कंसेंट्रिक ऑर्बिट में। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन बता देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी बोलता है रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक थ्योरी है, वो बोलता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपना एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी को छोड़ते जाता है। मतलब कि अगर कोई ऐसा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इस तरह का, ये एटम है, इसका चार्ज पार्टिकल यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बताया था उन्होंने। तो ये अगर हाई वेलोसिटी से घूम रहा है, तो अगर एक सेम चार्ज के अराउंड घूम रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, मतलब दो डिफरेंट चार्जेस अगर एक दूसरे के अक्रॉस घूम रहा है, तो ये जो घूमने के चलते इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एक एनर्जी निकलता है, एक एनर्जी को छोड़ते चला जाएगा। तो अगर छोड़ते चला जाएगा तो उसका क्या होगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी कमते चला जाएगा, वो कमते चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे ऐसे सेंट्रीपिटली एक्सेलरेटेड होते चला जाएगा, ऐसे 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 आके टकरा जाएगा। मान लिया आप एक चक्कर में घूम रहे हैं, आपका अब धीरे धीरे आपका एनर्जी खत्म होते जाएगा, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, ऐसे गोल चक्कर में आप घूम रहे हैं कोई ग्राउंड में ऐसे चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, लास्ट में आपके पास ताकत नहीं रहेगा, तो आप धीरे 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 आके यहाँ पर आपके रुक जाएंगे, तो चुपचाप बैठ जाए। तो ये चीज, वही चीज इसमें हुआ। इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें आपको कोई खींच रहा है, इधर सेंट्रीपिटली कोई खींच रहा है, तो लास्ट में यहाँ पे आप रुक जाएंगे। तो उसी तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटली इसको खींचा जा रहा है। अगर ये घूम क्यों रहा है, क्योंकि अगर कोई घूमता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो क्या होता है, यहाँ पे कोई घूमता है तो फिजिक्स का लॉ के आधार पर सर्कुलर मोशन में पढ़िएगा, तो इसमें mv²/r इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और इसमें दो चार्ज है,
तो ये दोनों चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो वो अट्रैक्शन फोर्स इधर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगता है, जो दोनों को काउंटर बैलेंस कर देता है। तो काउंटर बैलेंस के चलते वो घूमते रहता है, इसमें ऐसे ऐसे घूमते रहता है। लेकिन इन्होंने जो बताया कि ऐसे घूम रहा है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलता है कि अगर घूमेगा क्यों, क्योंकि वो तो अपना एनर्जी को इमिट करते जा रहा है। तो एनर्जी को अगर रेडिएट करते चला जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम जाएगी तो ये वाला फोर्स बढ़ते चला जाएगा और ये वाला फोर्स कमते चला जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, ये फोर्स अगर बढ़ते चला जाएगा तो ये धीरे 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 इधर 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 आके बस टकरा जाएगा। तो ये एक्चुअली टकरा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो जैसे एटॉम है वो चल रहा है। तो ये चीज को भी डिफाइन नहीं कर पाया कि क्यों हुआ, इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया। तो ये इनका डिफेक्ट था। तो जिसको ये फर्दर एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर्स ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, इनका मॉडल ठीक है, बहुत हद तक इनका मॉडल सही था। नील्स बोर्स था उनका स्टूडेंट। नील्स बोर क्या था, उनका एक स्टूडेंट था। तो वो स्टूडेंट जो थे वो उन्होंने उनका मॉडल्स को पढ़ा, एक्चुअली उनका मॉडल्स को उन्होंने पूरी तरह से पढ़ा कि आखिर क्या क्या हमारे टीचर ने बताया, और उस पर फिर वो अपना रिसर्च चालू करे। तो रिसर्च जब चालू किए तो वो उनका जो मॉडल था नील्स बोर्स बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है और उसका ऑर्बिट्स में घूम रहा है, और उसका ऑर्बिट बहुत लिमिटेड है। पहला इनका थ्योरी था कि द इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रिक पाथ में घूम रहा था, लेकिन इन्हें बताया नहीं कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, कितना नंबर ऑफ सेल्स है, किसमें घूम रहा है, कितने में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, इन्होंने बताया नहीं। तो उसको ये नील्स बोर्स ने डिफाइन किया कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग around the nucleus that is proton in limited number of orbits, और इसको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक पाथ। एक ही बात है, कॉन्सेंट्रिक पाथ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो लिमिटेड नंबर, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, इतना है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर मतलब कुछ एक लिमिटेड नंबर है जिसमें वो वैसा कॉन्सेंट्रिक पाथ है जिसमें न्यूक्लियस का अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका डेफिनिट जो है एनर्जी है, डेफिनिट उसका एनर्जी लेवल है, ठीक है। तो द सेकेंड था द ऑर्बिट्स ऑब्लिक, ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक पाथ, द ऑर्बिट्स हैविंग डेफिनिट एनर्जी लेवल, डेफिनिट एनर्जी मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनका अपना एक डेफिनिट एनर्जी भी है, वो अपना डेफिनिट एनर्जी ले करके वो घूम रहा है, वो एनर्जी लेवल्स है उनका अपना एनर्जी लेवल। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, तो ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक पाथ, एक कॉन्सेंट्रिक पाथ दैट इज ऑर्बिट इस तरह से है, और एक ऑर्बिट ऐसा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इस तरह के ऑर्बिट बने हुए हैं उसमें, और ये प्रोटॉन है यहाँ पर, और ये दैट इज न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑर्बिट में घूम रहे हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं वो अपने अपने एनर्जी लेवल्स
में घूम रहे हैं, ये सब उसको कहते हैं डेफिनिट एनर्जी लेवल। मतलब हर सेल्स का अपना अपना एक एनर्जी लेवल है, ठीक है, उसको कहते हैं। पहला को, इसमें 4 सेल थे, उसको बोलते हैं, पहला को के बोले, एल बोले, दूसरा को एम बोले और तीसरा को एन बोले। दैट इज फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। उसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 4। इसको कहते हैं के, एल, एम, एन सेल, ठीक है। तो इस टाइप का उसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें इस तरह से पाथ बने हुए हैं। ऐसे ऐसे जैसे मान ली फील्ड में हर बच्चे को घूमने के लिए, दौड़ने के लिए अलग अलग पाथ बनाया जाता है ना, तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए पाथ बने हुए हैं। जैसे उस पाथ का नाम है के, दूसरे पाथ का नाम है एल, तीसरे पाथ का एम और चौथे पाथ का एन। उसी तरह से ऐसा करके लिखा हुआ। तो एन इज इक्वल टू 1। अब इसमें एनर्जी लेवल्स, तो डेफिनिट एनर्जी लेवल्स में घूम रहे हैं। तो एक चीज आप जान लीजिए कि डेफिनिट एनर्जी लेवल मतलब इसका एनर्जी कुछ अलग होगा, इसका एनर्जी, इस सेल का एनर्जी लेवल कुछ अलग होगा। मैंने मतलब इस इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है इसका एनर्जी कुछ अलग होगा, इसमें जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी अलग होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके फर्स्ट सेल में अगर एनर्जी ई है तो इसको हम बोलते हैं माइनस ई। इसीलिए कि हम बाद में जाएंगे तो ऊपर क्लास में तो हम पाएंगे कि एनर्जी जो होता है -13.6 by n square into z, where z is the atomic number, energy of different cells अगर बोले तो इस टाइप का फॉर्मूला होता है। A is equal to -13.6 z by n square। तो z is the atomic number of that particular atom। एटॉमिक नंबर हर एटम्स का अलग अलग होता है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पार्टिकुलर एटम, जैसे कॉपर है तो उसका अलग एटॉमिक नंबर, सोडियम है तो उसका अलग एटॉमिक नंबर है, तो उसका एटॉमिक नंबर उसका होना चाहिए। और n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल्स या ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n इज इक्वल टू 1 तो फर्स्ट सेल, n इज इक्वल टू 2 तो सेकंड सेल, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको अगर E बोलते हैं तो इसको बोला जाता है माइनस, अब n इज इक्वल टू E बोल दिए तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा, E/4 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 पे तो E/4 हो जाएगा। सेकंड का क्या होगा, -E/9 होगा एंड फोर्थ का क्या हो जाएगा, E/16 हो जाएगा। मतलब अगर आप निगेटिव साइन लगा दिए और जितना निगेटिव साइन में जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसका ज्यादा होगा, ये n इज इक्वल टू 4 का, उससे सबसे कम जो है इसका। मतलब आप न्यूक्लियस से जितनी दूर जा रहे हैं उतना एनर्जी लेवल ज्यादा हो रहा है, और जितना पास में जो है इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लेवल सबसे कम। तो ये जान लीजिए, इसलिए जान लीजिए कि किसको कहते हैं लोअर एनर्जी लेवल और किसको हायर एनर्जी लेवल, बिकॉज इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं वो एनर्जी लेवल के बारे में ही बताएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि जो फर्स्ट वाला जो सेल होगा उसका सबसे ज्यादा कम एनर्जी होगा, और जो जितना दूर होगा इस न्यूक्लियस से उसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी समझ गए आप लोग। अब हम इसमें बता रहे हैं कि इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई सेकेंड ला तो आप बताई थी हमने कि डेफिनेट एनर्जी लेवल्स है और उसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेशनरी है ना उसमें, तो इलेक्ट्रॉन्स घूम के बैक नहीं आ जा रहा है, वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो उसमें और दूसरा एक इन्होंने क्या बोला लास्ट में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड नंबर बोले कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स revolving around the nucleus have definite energy nucleus have definite energy and the energy remains
कांस्टेंट, मतलब इन्होंने जो रदरफोर्ड क्या बोले थे, उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में क्या, उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर रहा है तो उसके चलते वो उसको फॉल डाउन हो जाना चाहिए था न्यूक्लियस के पास, लेकिन फॉल डाउन हो नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन उसका एनर्जी जो है घट ही नहीं रहा है, एनर्जी ज्यों का त्यों है, जितना है उतना ही तो कांस्टेंट है, तो घूमते ही रहेगा। वो तो मान लिया अगर ये इसकी एनर्जी को कांस्टेंट कर दिया, आपको एक आदमी है ग्राउंड में घूम रहे हैं और आपका जितना एनर्जी एग्जॉस्ट हो रहा है, कोई आदमी साथ में आपका बोतल लेकर के थम्स अप दे रहा है कि लो पीते जाओ, तो उससे क्या होगा, आपका एनर्जी खत्म नहीं होगा, एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगा, तो आप घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। तो वैसा ही इसी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स एकदम घूमते ही रहता है, क्योंकि उसका एनर्जी एग्जॉस्ट ही नहीं हो रहा है, एनर्जी खत्म ही नहीं हो रहा है, एनर्जी जो है रिमेन्स कांस्टेंट है, इसीलिए ये फॉल डाउन नहीं होगा। तो ये थर्ड चीज बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है बट उसका एनर्जी डेफिनिट है और वो डेफिनिट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट है। फोर्थ इन्होंने बताया कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप्स, बता दिए ना, पहले बताया था लोअर एनर्जी लेवल कौन है, n इज इक्वल टू 1 वाला जो ऑर्बिट कंसेंट्रिक ऑर्बिट होगा वो होगा लोअर एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 4 वाला वो सबसे हायर एनर्जी लेवल। तो इफ द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मतलब ये हो रहा है कि अगर हम n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 4 या 3 या जो भी फर्दर जो भी हायर लेवल में है, ये तो न्यूक्लियस है, ये है n इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो अगर हम यहां से यहां पे लेके जाएंगे तो हमको एनर्जी इसको देना पड़ेगा अलग से। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप सेकेंड क्लास का बच्चा है, आपको अगर हम बोले कि नहीं आपको हम 9th क्लास में ले जाएं, तो इसका मतलब है कि 9th का जो हमारा उसका जो कोर्स है उसको पढ़ने के लिए हमको पूरा जितने भी 2 3 4 5 6 जितना भी मैंने अप टू 9 तक जितना भी चीज पढ़ना है वो हमको पढ़ना पड़ेगा, यानी हमको खूब मेहनत करना पड़ेगा, टीचर मेहनत करवाएंगे नहीं तो हम खुद मेहनत करेंगे, मतलब हमको एनर्जी देना पड़ेगा, हमको अलग से पढ़ाई करना पड़ेगा। दूसरा क्लास में जो पढ़ रहा था उससे नहीं होगा, अब हमको फर्दर और भी पढ़ाई करना पड़ेगा, जो कि डिफरेंस ऑफ ई, अगर मान ली 3rd क्लास में जा रहा है, पहला का बच्चा को 1st क्लास का बच्चा को 3 क्लास बच्चा में, तो क्या करेगा, जो पहला तक तो खुद पढ़ ही लिया और 3rd क्लास के बीच में जो डिफरेंस है पढ़ाई का, उतना एनर्जी उसको सप्लाई करना, यानी उतना पढ़ाई कराना पड़ेगा। दैट इज द एनर्जी लेवल्स बिटवीन डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स बिटवीन 3rd एंड 1, यानी मतलब है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना देंगे हम, तीसरे सेल्स और 1 सेल फर्स्ट सेल के जो बीच में जो एनर्जी गैप है, जो उसके बीच में डिफरेंस है दोनों एनर्जी रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल का, उतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन जंप करके 3 नंबर में जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा। लेकिन अगर ये चाहता है कि हम यहां जाएं तो इतना एनर्जी इसको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सेकंड वाला बच्चा को आप 3rd में ले जा रहे हैं, तो 3rd में ले जा रहे हैं डायरेक्ट, तो 3rd का जो पढ़ाई है वो तो पढ़ाना पड़ेगा उसको, नहीं तो कैसे जाएगा। तो ये चीज ये है, मतलब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज लोअर एनर्जी लेवल, जो सबसे फर्स्ट वाला है लोअर होता है, ये सबसे हाईएस्ट होता है। तो ये जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन से दूर, न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, एनर्जी हमारा बढ़ते चला जाएगा, एनर्जी लेवल हमारा बढ़ते चला जाएगा, ज्यादा एनर्जी वाला लेवल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने पर हमको एनर्जी देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट क्लास को बच्चा को 4th क्लास में लेंगे तो हमको खूब मेहनत करना पड़ेगा, खूब एनर्जी देना पड़ेगा,
ठीक है। लेकिन अगर तीसरे क्लास के बच्चे को हम 1 क्लास में ले आए तो क्या होगा, तब वो बच्चे को क्या होगा, वो बच्चा एकदम सबको अपना नॉलेज बांटते हुए आएगा, दूसरे वाला बच्चा को बांटेगा, सबको बांट के हुआ आएगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो तो 1 क्लास क्या है, उसके 3rd में है, 1 में आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है, अपना एनर्जी को इमिट करते आएगा, एनर्जी को देते हुए आएगा कि अरे मेरे से पढ़ लो यार, मेरे से पढ़ लो, क्योंकि हमको उसको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वो 1 क्लास में आ रहा, तो इसलिए वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, मतलब अपना नॉलेज को दूसरे को बांटेगा। यहाँ पे क्या था, नॉलेज को देना पड़ेगा, टीचर को देना पड़ा या खुद सेल्फ स्टडी करके दिया, वहां पे क्या हुआ, नॉलेज को वो दूसरे को देगा। तो अगर तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज कि इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, if an electron jumps from higher energy level to lower energy level, the energy emitted that is emitted in the form of electromagnetic radiation जान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक एनर्जी निकलता है जो इस टाइप का होता है, मान लिया जाए ये 4 नंबर से हमारा 2 नंबर या कोई भी नीचे वाला सेल में आ रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फोटोन के रूप में निकलता है। फोटोन अभी आप नहीं पढ़ेंगे अभी हायर क्लासेस में, लेकिन इतना जान लीजिए कि एनर्जी निकलेगा और वहां पे नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी देना पड़ेगा ऊपर वाला को नीचे, ऊपर वाला जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिवॉल्व करेगा, जैसे क्लासेस वाला बताया कि दूसरे वाला चौथा में जाएगा और चौथा वाला बंदा दूसरे में आएगा, तो उसको ज्यादा एनर्जी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तो दूसरे को पढ़ाते हुए चलाएगा। तो ये सब नील्स बोर्स का मॉडल था, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग क्या करें, सारा समराइज कर देते हैं मोटा मोटी हम आपको। इसमें पहला क्या बोले थे, नील्स बोर्स, ये हम पढ़ा दिए, लेकिन इसको समराइज कर देते हैं। पहला बोले कि इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहा है न्यूक्लियस के, वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में घूम रहा है, लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स में, उसका नाम है परमिसिबल ऑर्बिट्स उसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऑर्बिट्स है, ठीक है, लिमिटेड नंबर है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि हर ऑर्बिट्स का अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल है, अपना सेल्स का अपना एनर्जी लेवल है, ठीक है। और उसको कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी एनर्जी लेवल, ये भी बोल सकते हैं। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है और सबका अपना डेफिनेट एनर्जी लेवल है, जिसको के एल एम एन बोले, n = 1 n = 2 इस तरह से बोले। तो फर्स्ट सेल का हम क्या बोले थे, अब वहां पे बोले कि फर्स्ट सेल का सबसे जो एटॉम के जो न्यूक्लियस के नजदीक है इलेक्ट्रॉन जो पाथ, उसमें सबसे कम एनर्जी, जो दूर में है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी। तो इसमें हम लोअर एनर्जी सबसे कौन होगा, जो न्यूक्लियस के काफी नजदीक होगा, और जो हायर एनर्जी लेवल कौन होगा, जो दूर में। हम बताया था उसमें कि E अगर है तो फर्स्ट को E है, तो सेकंड को E/4 होगा, थर्ड को क्या होगा, E/9 होगा, एंड फोर्थ को E/16 होगा माइनस। तो चूंकि नेगेटिव लगा हुआ है इसमें, इसीलिए जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होगा वो सबसे जो सब स्मॉलेस्ट वाला होगा वो सबसे बिगर होगा, यानी दिस वन इज द सबसे हाईएस्ट, यानी E4 will be higher than E3, will be higher than E2 and will be higher than E1। मतलब सबसे लीस्ट अगर बोला जाए तो E1 है और सबसे हाईएस्ट E4 है। तो अगर इसमें क्या बोले कि जो लोअर एनर्जी लेवल से अगर कोई बंदा, कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी कितना देना पड़ेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ रेस्पेक्टिव एनर्जी लेवल, दैट इज अगर E1 से गया E4 में तो हमने क्या बोला, E4 माइनस E1, यही डेल E इसको बोलते हैं, ये इतना एनर्जी हमको देना पड़ेगा। और अगर कोई E4 से
यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, वो भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट करेगा, ये एनर्जी निकलेगा, ये एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये एक लॉ था। और एक क्या था कि इलेक्ट्रॉन जंप्स, और एक चीज बताया था क्या कि जो भी ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसका, जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी खत्म नहीं होता, एग्जॉस्ट नहीं होता, वो चलते रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो ये हमारा जितना भी नील्स बोर्स का था ये हमने जाना। अब हम इसके बाद फर्दर हम सेकेंड क्लास में हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में कितना है, सेकंड सेल में कितना है, थर्ड सेल में कितना है, ये इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम बताएंगे, आइसोटोप्स बताएंगे, ये सारा चीज हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मॉडल बताएंगे, एटॉमिक नंबर बताएंगे, उसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो ये सेकंड क्लास में हम फर्दर बताएंगे आपको। अब इसमें अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरा सब्सक्राइब करिए, आप शेयर कीजिए, व्यू देखिए अगर अच्छा लगा है तो इसको, क्योंकि आपको अपडेट्स मिलता रहेगा मेरा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।